हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य में बताने वाला हूँ केशव दास जी के विषय में। केशव दास जी की रचना को आप समझेंगे आज। इसमें जो है केशव दास जी जो रचना लिखे हैं, इस रचना को हम कवि प्रिया के नाम से जानते हैं, जो कि एक रीतकालीन कवि के रूप में केशव दास जी जाने जाते हैं मित्रों। तो इन्होंने कवि प्रिया में तृतीय प्रभाव 1, 2, 4 और 5 को जो कि आपको पढ़ना है, इसी को हम व्याख्या के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो जिसको शीर्षक दिया गया है काव्य दूषण वर्णन। तो काव्य दूषण वर्णन को आपको पढ़ना होगा, जो कि सभी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर विद्यार्थी के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और वो उसे अच्छी तरीके से समझ करके परीक्षा में लिख पावे। तो स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ये केशव दास जो थे, केशव दास की जो रचना है, मूल पाठ के रूप में आपको देखना है इसमें, जिसको कि कवि प्रिया के नाम से। इसमें आपको जो प्रभाव पढ़ने हैं, तो तृतीय प्रभाव को आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि 1, 2, 4 और 5, यानी कि ये आपको 1, 2, 4 और 5 प्रभाव को ही पढ़ना है मित्रों, जो कि काव्य दूषण वर्णन के रूप में जाना जाता है। तो काव्य दूषण वर्णन, दूषण का मतलब होता है दोष, और वर्णन का मतलब होता है उसकी बारे में बताना, और काव्य का मतलब आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्येक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका मूल पाठ है, उसका आपको जब संदर्भ लिखना होगा, जैसे पहला पद में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे, समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। तो इसमें जो है इस तरह का जो पद आपके पास आपको परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है मित्रों। संदर्भ के रूप में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत प्रभाव केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया के तृतीय प्रभाव से लिया गया है। बस इतना ही पर्याप्त होता है संदर्भ में। और प्रसंग में आपको बताना है कि यहाँ कवि प्रिया की रचना का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। तो हम संदर्भ और प्रसंग और उसके पश्चात व्याख्या को लिखेंगे। अब हम देखेंगे मित्रों, ये जो आपका मूल पाठ है, इसमें देखेंगे, समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध। इसमें केशवदास जी कह रहे हैं कि काव्य मार्ग अगाह है। पूरी तरह से समझेंगे मित्रों कि वर्णन पंथ अगाध, वर्णन करना, और पंथ का मतलब होता है उसको जानकारी प्राप्त करना काव्य के विषय में। अगाध का मतलब होता है बहुत ही अगाह है, बहुत ही कठिन है। तो इस बात को यहाँ पर केशवदास जी बता रहे हैं कि काव्य मार्ग अगाह है, उसका वर्णन और भी अगाह है। जब हम उसका काव्य का मार्ग ही पहली बात अगाह होता है, उसका रास्ता ही अगाह है काव्य रचना की मित्रों, और जब हम उसका वर्णन करते हैं तो वो और भी अथाह है, जिसका वर्णन बहुत ही अथाह ढंग से किया जाए तब भी थोड़ा होता है मित्रों। यह ग्रंथ इस हेतु लिखी गई है, प्रस्तुत की गई है मित्रों, जिससे ये पता लगता है कि जो बाला का मतलब होता है जो बालक होते हैं, अर्थात जो बालक हैं, और बाला अर्थात जो लड़कियां हैं, बाला, और जो युवतियों को कहा गया है बाला यहाँ पर, और बालकन को कहा गया है बालक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, जिसमें युवक युवतियाँ इस अथाह मार्ग को सुगमता से समझ सकें। तो इस बात को यहाँ पर बताया गया है, कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। तो इसको हम देखेंगे मित्रों, पुनः देखेंगे इस अर्थ को, कि इसमें केशवदास जी का कहना है कि काव्य मार्ग कैसा है, अगाह है, उसका वर्णन और भी अथाह है। यह ग्रंथ इस हेतु ही प्रस्तुत की गई है जिससे युवक युवतियाँ इस अथाह मार्ग को सुगमता से
समझ सकें, उनके लिए ये आसान बन सके। तो ये प्रथम पंक्ति की व्याख्या हुई मित्रों। और दूसरे में देखें, कवि प्रिया केशव करी, उन्होंने यह भी कह डाला केशवदास जी ने कि कवि प्रिया केशव करी क्षमिबो कब अपराध, क्षमिबो कवि अपराध। अर्थात केशव जी ने ये भी कहा है कि पंडित लोग अपराध को क्षमा करेंगे, अर्थात जो विद्वान लोग हैं वो मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसको वो क्षमा करेंगे। इस बात को इसमें बताया जा रहा है। तो हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के पश्चात जो है इसमें विशेष भी लिखेंगे मित्रों। तो विशेष में आपको यही बताना है कि काव्य रचना के प्रयोजन को कवि ने स्पष्ट किया है। इसमें काव्य रचना के प्रयोजन के विषय में बताया गया है और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। दूसरा प्रभाव आप देखेंगे इसमें, अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार। बहुत ही सरल ढंग से आप इसको समझेंगे कि कविता जो होती है, जो कविता लिखी जाती है मित्रों, उस कविता में अलंकार एक प्रमुख स्थान रखता है। तो इसमें प्रसंग में आपको यही लिखना है, संदर्भ तो आपका पूर्वोक्त रहेगा, प्रसंग में आपको यही बताना है कि यहाँ भी कवि प्रिया रचना का उद्देश्य व्यंजित है, यानी कवि प्रिया रचना के उद्देश्य को ही यहाँ पर कवि ने प्रकाशित किया है मित्रों। तो देखेंगे, अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। तो देखेंगे मित्रों, इसमें केशवदास जी कहते हैं कि अलंकार और काव्य के संबंध में, अलंकार कवितान, अलंकार का मतलब होता है अलंकार से और कवितान का मतलब होता है काव्य से। तो यहाँ पर केशवदास जी कह रहे हैं कि अलंकार और काव्य के संबंध में विभिन्न धारणाओं का सुन सुनकर उनको अच्छी तरह से पारायण और अध्ययन करके ही केशव ने इस कविता के श्रृंगार अर्थात श्रेष्ठ काव्य कवि प्रिया की सर्जना की है। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि कवि जो है केशवदास जी अलंकार और अलंकार से संबंधित चीज़ों को जान करके, अलंकार जो रस काव्य का हृदय होता है मित्रों, अलंकार और काव्य के संबंध में विभिन्न धारणाओं का मूल सुन करके, उनकी बातों को सुन करके, अलंकार कवितान के सुनी सुनी विविध विचार, विविध प्रकार के विचारों को सुन करके केशवदास जी ने क्या किया है, विविध प्रकार से विचार को जब उन्होंने सुना तो उसके पश्चात उन्होंने उसके अध्ययन करके ही केशव ने इस कविता को श्रृंगार रूप से, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार, अर्थात इस कविता के श्रृंगार में कवि केशवदास जी ने अपना हाथ बटाया, अर्थात श्रेष्ठ काव्य प्रिया की सर्जना कर डाली। तो ये भाव यहाँ पर निकल रहा है। तो ये आपका दूसरा प्रभाव हुआ मित्रों। अब हम आपको चौथे प्रभाव के विषय में बताने जा रहे हैं मित्रों। यह आपका जो चौथा प्रभाव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखेंगे, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, सुबरन को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, जिसको कि आप पढ़ते चले आए हैं, प्राय अलंकार में इसके उदाहरण को पढ़ते चले आए हैं। तो इसमें हम संदर्भ के रूप में तो पूर्वोक्त लिखेंगे, जैसा कि संदर्भ आपको बताया गया है। प्रसंग में आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ कवि ने 3 अर्थ इस पद में बताए हैं, यानी इस पद में जो है कवि जो है 3 अर्थों का वर्णन किया है मित्रों। तो इस बात को हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब वो 3 अर्थ किस किस बात के बताए गए हैं यहाँ पर, तो देखेंगे कि चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुबरन को खोजत फिरत शोधत फिरत। यहाँ पर देखेंगे सुबरन, जो सुबरन शब्द आया हुआ है, सुबरन का मतलब होता है स्वर्णकार। सुबरन को खोजत फिरत, यहाँ पे शोधत लिखा हुआ, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि स्वर्णकार को नींद नहीं आती। ऊपर देखेंगे, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, अर्थात जो स्वर्णकार है, स्वर्णकार को हिंदी में सुवर्ण बताया गया है यहाँ पर मित्रों।
तो स्वर्णकार को नींद नहीं आती है और वह रात दिन इसी चिंता में रहता है कि कहीं चोर स्वर्ण चुरा कर ना ले जाएं। कौन इस चिंता में रहता है मित्रों? तो जो स्वर्णकार होता है। सुवर्ण को खोजत फिरत, अर्थात जो सुवर्ण की खोज में लगा रहता है, तो चरण धरत चिंता करत नींद न भाव सोर, उसको रात दिन जो है इसी बात को लेकर के चिंता बनी रहती है, नींद नहीं आती है मित्रों। किसको? सुवर्ण, जो स्वर्णकार है, अर्थात स्वर्णकार को नींद नहीं आती है और वह रात दिन इसी चिंता में रहता है कि कहीं चोर स्वर्ण चुरा कर ना ले जाएं। तो ये आपका पहला अर्थ हुआ मित्रों। अब हम दूसरे अर्थ को बता रहे हैं इसी में। तो देखेंगे दूसरा जो अर्थ आपका बनेगा इसमें, वो दूसरा अर्थ ये है कि जो कन्या के माता पिता होते हैं, जो कन्या के माता पिता को रात दिन कन्या के विवाह के लिए सुंदर वर की तलाश में रात दिन चिंता सताए रहती है, अर्थात उसको भी नींद नहीं आती है। किसको मित्रों? यहाँ पर देखेंगे जो कन्या का पिता होता है, जिसने कन्या को जन्म दे रखा है, तो उसको भी उसी प्रकार की चिंता प्रायः सताती है जिस प्रकार से एक स्वर्णकार को सोने की चिंता सताती है कि कहीं चोर न चुरा ले जाए। उसी प्रकार से जो पिता होता है उसको अपनी पुत्री की चिंता बराबर सताती रहती है कि हमारी पुत्री अच्छे वर को प्राप्त करे। तो ये भाव यहाँ पर मिल रहा है मित्रों। आगे देखेंगे तीसरा जो अर्थ आपको प्राप्त होगा इससे मित्रों, वो ये है, कवि कहते हैं यहाँ पर, यानी कि केशवदास जी का कहना है कि जो कवि चोरी करके, यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, यानी कि कवि व्यभिचारी चोर लिखा गया है इस लाइन में। तो जो कवि होता है वो कवि चोरी करके, अर्थात शब्द चुरा कर कविता करते हैं, वह ऐसे कवि की खोज में रात दिन लगे रहते हैं जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कविता करता है। अर्थात ऐसे लोगों की तलाश, ऐसे कवियों की तलाश उनको रहती है जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कविता को रचता है, लिखता है, क्योंकि उनको उनके शब्दों को चुराना है, उनके जो है रचनाओं को चुरा लेना है। तो वो बराबर जो है उसी की चोरी करने की फिराक में लगे रहते हैं। तो तीन तरह से यहाँ पर अर्थ आपको मिल रहा है। अब आप देखेंगे मित्रों कि दी गई पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। यहाँ पर सुवर्ण शब्द के अर्थ में भिन्नता है। जो सुवर्ण शब्द लिखा गया है उसमें भिन्नता पाई जा रही है। सुवर्ण का अर्थ अच्छे शब्द, अच्छा रूप का रंग, रूप रंग भी होता है, और स्वर्ण, इस आधार पर यहाँ श्लेष अलंकार मिलेगा आपको। जो सुवर्ण शब्द है, इस सुवर्ण शब्द को ही यहाँ पर 3 अर्थों में जाना गया है मित्रों, और 3 अर्थों में जान करके इसको व्याख्या के रूप में लिखा गया है। सुवर्ण का मतलब सोने से भी है, और सुवर्ण का मतलब है जो है अच्छे शब्दों के रूप में, रूप रंग के रूप में, और सुवर्ण का अर्थ जो है एक कन्या के लिए भी प्रयोग किया गया है मित्रों। तो यहाँ पर हम इसको 3 तरह से समझेंगे। जो मूल अर्थ में आप प्रयोग करेंगे तो इसमें पहले अर्थ में आपको बता दिया गया है। पहले अर्थ में आपको ये जानना है कि स्वर्णकार को नींद नहीं आती है और वो रात दिन इसी चिंता में रहता है कि कहीं चोर स्वर्ण चुरा करके न ले जाएं। पहला अर्थ इस तरह से आप समझे। दूसरा इसमें भाव ये निकलता है कि कन्या के पिता जो होते हैं, कन्या का जो पिता है उसको भी रात दिन कन्या के विवाह के लिए सुंदर वर की तलाश में चिंताएं बनी रहती हैं और बराबर उसको चिंता सताती रहती है। और जो तीसरा भाव इसमें बन रहा है वो तीसरा भाव यही है मित्रों कि जो कवि चोरी करके, अर्थात शब्द चुरा करके कविता करते हैं, वो ऐसे कवि की खोज में रात दिन लगे रहते हैं जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कविता को रचते हैं या लिखते हैं। तो ये जो आपका चौथा प्रभाव है, इस चौथे प्रभाव को आपको इसी प्रकार से लिखना है मित्रों, और इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम मित्रों 5वें प्रभाव की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो आपका 5वां प्रभाव है, इसमें आपको प्रसंग में क्या लिखना है, तो इस प्रसंग में
पांचवें प्रभाव में भी आपको यही बता देना है कि यहाँ दोष रहित काव्य रचना को महत्व दिया गया है, यानी कि दोष रहित जो काव्य रचना होती है उसके महत्व को बताया गया है। तो जो प्रसंग में आपको यही लिखना है। अब इसकी आप व्याख्या समझेंगे। राजत रचना दोष युत कविता वनिता मित्र, बुंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राय पूछा जाता है मित्रों। तो इसमें देखेंगे केशवदास जी यहाँ पर बता रहे हैं। केशवदास जी का कहना है कि कविता जो होती है, वो जो कविता लिखी जाती है मित्रों, वो कविता वनिता, कविता को हम किस रूप में समझते हैं? कविता जो लिखी जाती है, और वनिता, वनिता का मतलब होता है नारी से। तो राजत रचना दोष युत कविता वनिता मित्र, अर्थात जो कविता होती है, जो रचना लिखी जाती है मित्रों, वो रचना जो होती, तो ये मित्रों देखेंगे जो आपका पांचवा प्रभाव है, ये पांचवा प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें केशवदास जी का कहना है, बता रहे हैं कि बुंदक हाला, हाला परत जो, यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों इस लाइन को। बुंदक का मतलब, हाला का मतलब होता है शराब से। तो यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार बुंदक हाला, हाला मतलब शराब, और बुंदक मतलब जो गंगा जल है, पवित्र जल है, उसका जो, तो बुंदक मतलब बूंद से होता है यहाँ पर मित्रों। तो इसमें देखेंगे बुंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र, गंगा घट का मतलब गंगा से भरे हुए घड़ा जो होते हैं, अर्थात गंगा से भरे हुए घड़ा अपवित्र हो जाता है। किस प्रकार से अपवित्र हो जाता है? यदि उसमें एक बूंद भी शराब की डाल दी जाए। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही हुआ कि जिस प्रकार गंगा जल में भरा घड़ा एक बूंद शराब के पढ़ते ही दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से मित्रों कविता वनिता और मित्र तनिक से दोष के कारण अशोभनीय हो जाते हैं, शोभा नहीं देते हैं। इसी बात को इसमें बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से गंगा जल से भरे हुए घड़ा में अगर एक बूंद शराब की डाल दी जाए तो गंगा का जल क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो कविता है और जो वनिता है, वनिता का मतलब नारी या स्त्री से है मित्रों, और जो मित्र है, इसमें तनिक भी दोष के कारण वो अशोभनीय हो जाते हैं, शोभा को नहीं दे पाते हैं। तो इस बात को इसमें बताया गया है, जो कि अंतिम प्रभाव आपका है, ये पांचवा प्रभाव, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको विशेष के रूप में यही बताना है कि दोष थोड़ा भी हो हानिकारक होता है। अगर थोड़ा भी दोष है तो भी हानिकारक होता है। और इसमें राजत रज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें मिल रहा है पांचवें प्रभाव में। तो चाहूँगा मित्रों कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आपके सुझाव को ले पाऊँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मित्रों।